रेडी स्टार्ट। भारत के नक्शे को देखते हुए हमें एक विशिष्ट लक्षण नज़र आता है। इसमें बड़े छोटे आकार के अनेक बिंदु नज़र आते हैं जो हमारे महानगर शहर और कस्बे हैं। ये शहरी मंदाकिनियों जैसे नज़र आते हैं। इनमें विभिन्न स्थान परस्पर स्वाभाविक रूप से जुड़े हैं और उनके बीच आना जाना आसान है। आगे और अध्ययन करने से पता चलता है कि इन नेटवर्कों की अपनी विशिष्ट जीवन शैली और पर्यावास है जो स्थानीय संसाधनों, जलवायु तथा जमीन की प्रकृति और उपलब्धता से जुड़े हैं। इस प्रकार के विकास का विस्तार और इनके संपर्क बिंदु जैविक वृद्धि जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें जैविक वृद्धि जैसे ही अनुकूलन, उत्प्रेरण और एक चरम स्थिति तक पहुंचकर थम जाने की प्रवृत्तियां होती हैं जो समाज के टिकाऊ और संरक्षित रहने के लिए आवश्यक हैं। हमें अनेक स्तरों पर पनपते समाजों की जरूरत है, न कि ऐसे अकेले विशाल वट वृक्ष की जो आसपास के छोटे छोटे इलाकों को समेटता हुआ बेतरतीब बढ़ता जाए और इन छोटी इकाइयों की जीवन शक्ति नष्ट कर दे। आजकल भारतीय नगरों कस्बों के टिकाऊ विकास को लेकर बड़ी चर्चा है, लेकिन हमें इस धारणा को ठीक से समझना होगा और कि टिकाऊ विकास से जुड़ी अन्य बातें क्या हैं और संबंधित क्षेत्र और जीवन शैली पर बुरा प्रभाव डाले बिना कैसे यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मेरे लिए टिकाऊ होने का मतलब ऐसा दीर्घकालीन विकास है जो बहुत अधिक केंद्रीकृत न हो जाए। हमें जैव जगत की ही तरह ऐसे निर्माण करने चाहिए जिनमें पिछले निर्माणों के स्थान पर एक नई और बेहतर कृति बन सके। उदाहरण के लिए कोई मनुष्य हो, हाथी हो या चींटी हो, वह अपने सामान्य आकार से ज़्यादा विशाल नहीं होते। अगर किसी प्राणी का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाए तो वह बाहरी दबावों अथवा शरीर की आंतरिक गड़बड़ियों की वजह से नष्ट हो जाएगा। जुरासिक काल के विशाल डायनासोरों का इसी तरह अंत हुआ होगा। हमें अपने विशाल महानगरों के बारे में भी इसी नज़रिए से सोचना होगा। हम उनकी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर उनकी कार्यप्रणाली को सुधार सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा करने से उनका जीवन स्तर भी सुधर जाए। साथ ही किसी एक शहर पर केंद्रित विकास के फोकस की वजह से हम तमाम संसाधनों और रोजगार के अवसरों को उस शहर में ही केंद्रित कर देते हैं, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के छोटे कस्बों के लघु शिल्प और उद्यम बर्बाद हो जाते हैं। वहां से पलायन को बढ़ावा मिलता है और बड़े शहरों में भीड़ भाड़
बढ़ जाती है। इस भीड़-भाड़ से जुड़ी प्रबंधन समस्याओं, जटिलताओं और बड़ी जनसंख्या को ठीक से रोजी रोटी और सुविधाएं नहीं दे पाने से बड़े शहर भी बर्बाद होने लगते हैं। शहरों के विस्तार का मतलब है जरूरी कामों और मिलने जुलने के लिए ज़्यादा दूरियां, रोजी रोटी के लिए आने जाने में ज़्यादा समय और ऊर्जा की खपत और ज़्यादा मानसिक तथा दिमागी थकान। आजकल बड़े पैमाने पर बनने वाली ब्रांडेड वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े शहरों का विस्तार जरूरी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने से दुनिया भर में मोटे अनाज के प्रति नए सिरे से रुचि जागृत हुई है। राष्ट्र, संस्थाएं, व्यवसाय और व्यक्ति इन चमत्कारी अनाजों को बढ़ावा देने और उन्हें दैनिक उपभोग के खाद्यान्नों में उचित स्थान प्रदान करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने की मुहिम में भारत अग्रणी रहा है और इसके संभावित लाभों को बढ़ावा देने और उन्हें महत्व प्रदान करने में बाकी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। भारत में मोटे अनाज पर किए गए शोध और कार्यों ने कुपोषण से निपटने, मधुमेह, हृदय रोग, एनीमिया जैसे रोगों के नियंत्रण के साथ साथ जलवायु के प्रभावों को झेलने की उनकी क्षमता और पोषण सुरक्षा में योगदान के सकारात्मक प्रभाव और उपयोगिता को भी दर्शाया है। मोटे अनाज के नूतन और उपयोगी उत्पादों ने भारत में इसके सुदृढ़ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित किया है। उन्हें गेहूं और चावल के समान लोकप्रिय बनाने के लिए यह अति आवश्यक है। हालांकि मोटे अनाज को बढ़ावा देने में कई हितधारकों द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, फिर भी इसकी मांग और आपूर्ति के कई पहलुओं को मजबूत बनाने की दरकार है। मोटा अनाज भारत के नियमित खाद्यान्न का सदियों से हिस्सा रहा है। ये हमारी खाद्य प्रणालियों, संस्कृति और परंपराओं में गहन रूप से समाहित हैं। धार्मिक ग्रंथों में इनका उल्लेख पाया जाता है और ये अनेक पारंपरिक भारतीय प्रथाओं का भाग हैं। परिवार के बुजुर्ग और किसानों से बातचीत में गुजरे जमाने में उनके उपभोग के बारे में पता चलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में हरित क्रांति से पहले अधिकांश घरों में मोटे अनाज का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता था। भारतीय कृषि सर्वेक्षण का एक मानचित्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 1960-61 से पहले देश के लगभग 60 से 70% भाग में मोटा अनाज उगाया जा रहा था और उपभोग किया जा रहा था। कई पुरानी भारतीय
कहावतें हैं जो मोटे अनाज के जलवायु के प्रभावों को झेलने की क्षमता को उजागर करती हैं। धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत में कृष्ण सुदामा मिलन में भी मोटे अनाज का उल्लेख मिलता है। जब द्वारका से लौटने पर सुदामा अपने घर को खाद्यान्न से परिपूर्ण देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उपरोक्त संदर्भों के अलावा सांस्कृतिक रीति रिवाज भी मोटे अनाज के प्रचलन और उपयोग को दर्शाते हैं। मोटे अनाज का उपयोग उपवास के मकसद से किया जाता है। बुआई और फसल कटाई के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों में मोटे अनाज का उल्लेख होता है और कई समुदायों में विवाह समारोहों के दौरान वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता था। हालांकि ये चमत्कारी अनाज परंपरागत रूप से देश भर में हमारी नियमित भोजन का हिस्सा थे, लेकिन कई वजहों से हमारे खाने में इनकी मौजूदगी पिछले कुछ वर्षों में कम हो गई। इस अनाज की कठिन जलवायु परिस्थितियों को झेलने की क्षमता से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक समीकरणों ने इसे निर्धन वर्ग के अनाज का दर्जा दे दिया। स्टॉप।